बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, हमारे जर्नैलों को, डिक्टेटर्स को हर दौर में कोई ना कोई सहाफ़ी मुयस्सर रहते हैं। ये एक मखसूस तादाद है और वो हमेशा से इनके साथ रहते हैं। कुछ हमारे ऐसे बुज़ुर्ग सहाफ़ी हैं जो हर दौर में हर डिक्टेटर को मुयस्सर रहे और वो उन्हें अच्छे मशवरे भी देते रहे और उनकी तारीफ़ें भी करते रहे और उनके बिहाफ पे वो धमकियां भी लगाते रहे सियासी जमातों को और सियासतदानों को। अभी ये सिलसिला शुरू हो गया है और पीएमएलएन को ये कहा जा रहा है कि जनाब अब आपका बोझ मजीद नहीं उठाया जा सकता। यानी पीएमएलएन को सुहेल वड़ाइच साहब ने भी अब ये कहना शुरू कर दिया, कुछ और लोग हैं उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि मुस्लिम लीग नून का जो बोझ है या जो इनकी नालायकी है वो अब एस्टेब्लिशमेंट मजीद नहीं उठा सकती। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चक्कर देने की एक कोशिश है, क्योंकि इस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो वन मैन शो होता है। आसिम मुनीर इज एस्टेब्लिशमेंट, कोई और नहीं है। आसिम मुनीर एस्टेब्लिशमेंट है, जबकि उनके मुकाबले में दूसरी तरफ जिन्हें कहा जा रहा है कि इन्हें हटा दिया जाएगा वो पीएमएलएन है। तो ये तो एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। हाँ, ये मुमकिन है कि आसिम मुनीर साहब बतौर एस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हो जाए और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा आगे चली जाए, या पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर मौजूद जर्नैलों को ये लगना शुरू हो जाए कि बेड़ा ही गर्क हो गया, इदारे का भी बेड़ा गर्क हो गया, यानी बहुत बदनामी हो गई, पूरा पाकिस्तान हमसे नाराज़ है, हमने पाकिस्तानियों को नाराज़ भी कर लिया, अपनी बहुत जो इज्जत थी उसको भी हमने ख़राब किया और उसके अलावा आवाम के साथ अपना ताल्लुक भी हमने बहुत बुरी तरह ख़राब कर लिया, पाकिस्तान की मईशत भी तबाह बर्बाद कर दी और वो केक जिसमें से सब अपना अपना हिस्सा लेकर खाते थे वो केक ही बहुत छोटा रह गया। पाकिस्तान की मईशत सुकड़ गई और सुकड़ के बहुत छोटी रह गई। तो उस वक्त ये होता है नॉर्मली। परवेज़ मुशर्रफ को भी शटअप कॉल मिली थी, इससे पहले और जर्नैल हैं उनको भी शटअप कॉल मिलती रही है कि जनाब बस कर दो, अब पूरा इदारा और मुल्क तबाह बर्बाद हो गया, आपके खेल अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो सिचुएशन अलग होती है। लेकिन अब जो मुख्तलिफ टाउट्स हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब काम करते हैं, हमेशा से उनकी गुड बुक पे रहते हैं, वो अब पीएमएलएन को आंखें दिखाना शुरू हो गए, जनाब आपका बोझ हम नहीं उठा सकते। मेरे ख्याल में बोझ पीएमएलएन का नहीं है, बोझ पीपल्स पार्टी का भी नहीं है, बोझ कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं थी। इस मुल्क के ऊपर जो असल बोझ है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जर्नैलों के गलत फैसले और इक्तदार में रहने की जर्नैलों की ख्वाहिश है। यह है इस मुल्क के ऊपर असल बोझ, और कोई बोझ नहीं है। 78 साल से हमने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का बोझ उठाया हुआ है। यह बोझ पाकिस्तान की कौम के ऊपर से उतर जाए ना तो हमारी कमर सीधी हो जाए और फिर हम बतौर कौम तरक्की की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने हमें जकड़ के रखा है। मिसाल के तौर पे ये अमारली जान साहब ने बड़ा अच्छा डाटा पेश किया और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यानी माशी तबाही हो गई पाकिस्तान की, आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया, पाकिस्तान में बेरोजगारी के सारे रिकॉर्ड टूट गए, पाकिस्तान में कम तरीन सरमायाकारी के सारे रिकॉर्ड टूट गए, पाकिस्तान के अंदर से तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां मुल्क को छोड़ छोड़ कर जा रही हैं, लोग पाकिस्तान से सरमाया निकाल कर भाग रहे हैं, पाकिस्तान में कोई पैसा लाने के लिए तैयार नहीं है। ये सारी चीज़ें जिस वक्त हो रही हैं उस वक्त हमारी मिलिट्री से जुड़े जो कारोबार हैं वो कहाँ जा रहे हैं? सिर्फ वो मुनाफे में जा रहे हैं। पूरा पाकिस्तान खसारे में जा रहा है। अभी रेलवे की रिपोर्ट आई मेरे पास, रेलवे खसारे में जा रहा है। अरबों रुपए का खसारा रेलवे का हो गया इस साल भी, और वो खसारा शो भी किया गया। पीआईए खसारे में जा रहा था, बेच दिया। रेलवे खसारे में जा रहा है, स्टील मिल खसारे में जा रहा है। पाकिस्तान का हर इदारा, हर चीज खसारे में जा रही है। अगर खसारे में नहीं जा रहा तो पाकिस्तान फौज के जो कारोबार है वो खसारे में नहीं जा रहे। अब आरली जान साहब ने इसके ऊपर कुछ डाटा पेश किया। उन्होंने फौजी फाउंडेशन के असास से $6 अरब, मैं उनका एक क्लिप देख रहा था, फौजी फाउंडेशन के असास से $6 अरब तक पहुंच गए हैं। पाकिस्तान एक एक अरब डॉलर के लिए तरसता है, तड़पता है, मांगता है, कशकोल लेकर फिरता है। और पाकिस्तान के अंदर ही एक इदारा है जो फौज का झैली इदारा है, और वो अपने कारोबार में इतना आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया कि $6 अरब उसके पास अब असासे हैं, इससे ज्यादा के। जबकि 9 मजीद इदारे हैं जो फौज के जेर निगरानी चलते हैं या फौज के ही कंट्रोल में हैं, उनके असासे $1 अरब से जायद है। इनकी भी एवेल्युएशन हुई है। तो आप यहां से अंदाजा करें ना कि कितनी तरक्की कर रहे हैं वो तमाम इदारे जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े हैं, और ये पैसा कौम को नहीं मिल रहा, इसमें कौम को कोई हिस्सा नहीं मिलता। अच्छा, ये तरक्की कैसे करते हैं? ये भी एक अलग मॉडल है। यानी एक आम आदमी एक मिल या एक फैक्ट्री या एक बिजनेस खड़ा करता है तो उसको ज़मीन की परचेज है, बहुत सारे और मसाइल हैं, कानूनी मुँह शगाफियाँ हैं कि इधर जाएगा इस महकमे में, फिर इधर जाएगा, फिर बहुत महंगी कॉस्ट पड़ती है, फिर भारी टैक्सेस पड़ते हैं, फिर उसको इंपोर्ट बिल पड़ता है, बेशुमार चीज़ें करने के बाद वो प्रोडक्शन अपनी मार्केट में लॉन्च करता है। लेकिन
अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक इदारा बनाना है तो ज़मीन उन्हें फौरी तौर पे मिल जाती है, वो एक्वायर कर लेते हैं, उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। सिक्योरिटी के उनके मसाइल नहीं है, सारी बंदूकें उनके पास हैं। फिर उनको टैक्स की एक छूट भी मिलती है, जैसे कि अभी पीआईए बेचा तो 15 साल के लिए पीआईए को टैक्स की छूट मिल गई। हालांकि पीआईए के मद्दे मुकाबिल जो बाकी एयरलाइंस हैं पाकिस्तान में, उन्हें टैक्स की छूट नहीं मिल रही। तो टैक्स की छूट भी मिल जाती है, सिक्योरिटी का मसला भी हल हो जाता है, इदारे भी तंग नहीं करते, बल्कि जिस फाइल को वो बोलते हैं फाइल लेकर जो अफसरान है वो खुद पहुंच जाते हैं, सर ये हो गया आपका काम। तो फिर कोई मुकाबला कैसे करेगा? इन्हें जो बिल आते हैं बिजली के या गैस के, वो भी इनकी मर्जी के मुताबिक आते हैं, टैक्सेस भी नहीं पड़ते, ट्रांसपोर्टेशन का भी मसला नहीं है, कोई रुकावट भी नहीं है रास्ते में। तो शानदार काम जो है वो ऐसे इदारे कर सकते हैं। अब ये सहूलतें बाकी इदारों को नहीं है, तो क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है तो उनके जो कारोबारी इदारे हैं वो बहुत तेजी से तरक्की करते हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। आम जो पाकिस्तानी हैं उनके कारोबारी इदारों के रस्तों में रुकावट इतनी ज्यादा होती है कि वो मुकाबला ही नहीं कर पाते। तो बजाय इसके कि नून लीग को आज बोझ कहा जाए, ये बोझ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कहा जाना चाहिए और ये बोझ पाकिस्तान के ऊपर से उतार देना चाहिए, वरना पाकिस्तानियों को एक दिन उतार कर फेंकना पड़ जाएगा। नाज़रीन, बलूचिस्तान में हालात ये हैं कि अब ये एक मरतबा फिर वीडियो आई, मैं देख रहा था, कंटेनर दोबारा जला दिए गए। जो माल लेकर जा रहे होते हैं कंटेनर, उन्हें रास्ते में रोकते हैं, शरपसंद उन्हें आग लगा देते हैं। इधर कश्मीर में लोगों को शरपसंद कह रहे हैं जिन्हें भूखा रखा जा रहा है, जिनकी अद्वियात रोक दी गई हैं, जिनका फ्यूल रोक दिया गया, जिनकी खुराक रोक दी गई। अजीब शरपसंद है। और उधर बलूचिस्तान में जो लोग आग लगा के चले जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं है। मारंग बलोच को, मासूम को जेल के अंदर बंद किया हुआ है सिर्फ इसलिए कि वो अपने लोगों के लिए हकूक मांग रही है। वो ये कहती है कि अगर किसी मुजरिम को आपने पकड़ा तो आप उसको अदालत में पेश करें, आप मावराए अदालत उसका कत्ल नहीं कर सकते। आपने अगर किसी मुजरिम को पकड़ा, आप अदालत के अंदर उसको पेश करें ना, आप उसे गैर कानूनी तौर पे मावराए अदालत कत्ल करके उसकी लाश को बिगाड़ के, मसकशुदा लाश आप कैसे फेंक सकते हैं किसी इलाके में लोगों को खौफजदा करने के लिए? फिर जबरी गुमशुदगी क्या चीज होती है? आपने किसी को गिरफ्तार करना है, कानून के मुताबिक गिरफ्तार कीजिए, अदालत में पेश कीजिए, साबित कीजिए, सजा दिलवाइए। लेकिन ये सारे काम नहीं किए जाते। अब वो ये कानून और इंसाफ के लिए खड़ी है, उसको उठा के उम्र कैद की सजा दे दी मारंग बलोच को। पूरा बलूचिस्तान सरापा एहतजाज है। बहरहाल बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर कंटेनर जल रहे थे और ये मनाजिर हम देख रहे थे, बहुत ही तकलीफ दे मनाजिर हैं। जो रिलीफ पाकिस्तानियों को मिलना चाहिए वो पाकिस्तानियों को हुकूमत देने के लिए तैयार नहीं है। मैं अभी जाऊंगा जरा आज़ाद कश्मीर के मामले पे भी, जो बीबीसी ने उनकी रिपोर्ट की, बीबीसी को जो है वो अब दीवार के साथ लगाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि बीबीसी ने ये रिपोर्ट क्यों की। देखें, बीबीसी से बहुत सारे इख्तलाफात भी रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्टिंग के अंदर हमें बाद औक़ात लगता था कि बीबीसी ये वाली रिपोर्टिंग जो है वो एक एजेंडे के तहत कर रहा है, ऐसा होता भी है। लेकिन यहां पे तो सबूत सबके सामने हैं। ये वाली जो कवरेज है इसमें तो सबूत सबके सामने है। और बीबीसी एक ऐसा इदारा नहीं है कि आप उसकी हर चीज के ऊपर ही तनकीद करें। बाद औक़ात वो एंगलिंग कर सकते हैं स्टोरी की, यानी ऐसा नहीं है कि सारी स्टोरी झूठी है। जब कभी बीबीसी से इख्तलाफ भी हुआ तो एंगलिंग के ऊपर हो जाता है, स्टोरी झूठी या हकायक गलत वो ये ऐसा नहीं करते, वरना आप केस करके उनके ऊपर मुकदमा जीत लें। अब बीबीसी से जनाब माफी मंगवाई जाए, मंगवाओ माफी। बल्कि बीबीसी को चाहिए कि वो माफी ना सिर्फ मांगे बल्कि 9 मई की मजम्मत भी करे और साथ में बीबीसी पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा भी लगाए और पाक फौज के साथ अपनी हमायत की यकीन दहानी भी करवाए, तब बीबीसी का गुनाह माफ होगा। पाकिस्तान में तो यही ट्रेंड है, पाकिस्तानियों के साथ तो ये करते हैं। रज़ी ताहिर साहब को पकड़ा हुआ, उन्हें बंद किया हुआ है। पहले 2 दिन का रिमांड दिया गया था, अब दोबारा वो गए अदालत में जाकर, उन्होंने कहा जनाब इनका 3 दिन का और रिमांड दे दें, हमने कुछ और सबूत इकट्ठे करने। और फिर 3 दिन के लिए उनको पकड़ के रिमांड दे दिया जज साहब ने। यानी जर्नलिज्म पाकिस्तान में इतना बड़ा जुर्म बन गया है कि आपने खबर दी, अब वो कहते हैं जी हमने खबर का सोर्स पता करना है कि ये खबर आपने कहां से दी। और एक्चुअली जो मुझे अंदाजा है, मेरी रज़ी ताहिर साहब से अभी तक बात नहीं हो पाई, बात होती तो शायद मैं आपको और क्लैरिटी के साथ बता देता। ये जो उन्होंने खबर दी थी ना कि इमरान खान से जनरल अशफाक परवेज कियानी की मुलाकात, मेरे ख्याल में ये वाली जो एक खबर है ये वजह बनी रज़ी ताहिर साहब के ऊपर ये सारा अटैक होने की। उसके बाद ये मुकदमा तेजी से हो रहे थे, उनके बाद गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही थी, फिर बिलाखिर रज़ी ताहिर को गिरफ्तार कर दिया गया। मेरे ख्याल में सिस्टम जानना चाहता है जनाब ये खबर बाहर कहां से निकली। बहरहाल देखते हैं, खबर तो कहीं ना कहीं से निकल ही आती है, आज आप छुपा लेंगे तो कल निकल आएगी। नाजरीन, आलमी मंडी में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, जब जंग शुरू हुई थी जो कीमतें उस वक्त थी आज उससे भी कम हो गई हैं। यानी आलमी मंडी में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनमें रिकॉर्ड कमी हो गई है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट
ये फायदा पाकिस्तानियों को देने के लिए बिल्कुल कतई तौर पे तैयार नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि जितने दिन और गुजर जाएं, जितना पेट्रोल और बिक जाए, फी लीटर पेट्रोल के ऊपर जितना पैसा हम अवाम की जेबों से नचोड़ सकते हैं, हम वो पैसा अवाम की जेबों से नचोड़ दें। देखिए ना, आसान तरीका है। लोगों ने पेट्रोल तो खरीदना ही खरीदना है, लोगों ने ट्रैवल करना है, किसी ने स्कूल जाना है, किसी ने दफ्तर जाना है, किसी ने कहीं जाना है, किसी ने बैरूने शहर ट्रैवल करना है, किसी ने अपने सूबे से बाहर ट्रैवल करना है, तो वो पेट्रोल तो खर्च करना पड़ेगा लोगों को। डीजल और पेट्रोल लगता है। अब इसकी कीमत जितने दिन आप बढ़ा के रखेंगे, उतने ज्यादा पैसे आप अवाम की जेबों से निकाल पाएंगे। तो ये तो एक एक दिन की भी कोशिश करते हैं कि जितना अवाम को नचोड़ सकें, ये नचोड़ लें। बहरहाल इस वक्त आलमी मंडी में तेल टकेट टोकरी हो गया और पाकिस्तान के अंदर ये कीमत कम करने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर अवाम को रिलीफ मिल जाता है फौरी तौर पे, लेकिन पाकिस्तान में रिलीफ नहीं मिल रहा। और याद रखिएगा, पाकिस्तान में तेल की कीमतों में इजाफा और कमी, ये वो नेचुरल फैक्टर नहीं है कि आलमी मंडी में कीमत बढ़ रही है तो आलमी मंडी में कीमत कम हो रही है। वो नेचुरल फैक्टर नहीं है। ये फैक्टर मैं आपको बताता हूं, ये लेवीज हैं, इजाफी टैक्सेस हैं। ये जो इजाफी लेवी लगाई गई है पाकिस्तान के पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, ये वो आपकी जेब के ऊपर बोझ आ रहा है। और इसी तरह से जो इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं बिजली के अंदर, मैंने आपको उस दिन पढ़ के सुनाया कि दर्जन के करीब टैक्सेस इन्होंने लगाए हुए हैं। और मैं टैक्सेस पढ़ता जा रहा था और हैरान होता जा रहा था कि किस किस किस्म के टैक्सेस इन्होंने पाकिस्तान में बिजली के ऊपर लगा दिए हैं। गैस के ऊपर उन्होंने कीमत कहां से कहां पहुंचा दी। पहले तो एक यूनिट की कीमत 4 गुना कर दी, फिर एक नया उसूल लागू कर दिया कि आप इस्तेमाल करेंगे 1 यूनिट और आप 4 यूनिट के पैसे देंगे। यानी मिसाल के तौर पे पहले 1 रुपए का जो यूनिट था वो अब 4 रुपए का है। 1 रुपए वाला यूनिट 4 रुपए का हो गया। और अगर आप 4 रुपए की बिजली इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो बिल देना पड़ेगा वो 16 रुपए है। अंदाजा करें आप, 1 रुपए वाली बिजली आज आपको 16 रुपए की मिलती है। ये इन्होंने डबल वारदात आपके साथ की है पाकिस्तानियों के साथ। बहरहाल नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल जूं की तू है। वहां के लोग बार बार कहते हैं जी मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, मसले का कोई हल निकालें, लेकिन हल निकालने में कोई संजीदा नहीं है। बल्कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने टाउट्स के जरिए से ये खबर बाकायदा पहुंचा दी है कि कुछ भी हो जाए अब वो पीछे नहीं हटेंगे और वो कुचल देंगे इस तहरीक को मुकम्मल तौर पे। देखिए, मुझे अभी भी खदशा है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की असेसमेंट एक मरतबा फिर गलत है। इमरान खान के बारे में इनकी असेसमेंट गलत थी, बुशरा बीबी के बारे में इनकी असेसमेंट गलत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में इनकी असेसमेंट बिल्कुल ही गलत थी। इन्हें लगा मारेंगे कुटेंगे लोग अपना रवैया बदल देंगे, मारेंगे कुटेंगे तो लोग अपनी सोच बदल देंगे और हम बड़े आराम से चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। तो वो तो इनसे हुआ नहीं। इमरान खान के बारे में इनकी असेसमेंट थी 2-4 दिन में टूट जाएगा। इमरान खान 3 साल से जेल में पड़ा है, बदतरीन तशद्दुद करके देख लिया, ज़हनी टॉर्चर करके देख लिया, बहुत बुरे हालात में इमरान खान को रख के देख लिया, टके का फ़ायदा नहीं हुआ। आसिम मुनीर साहब अपनी ताकत के ज़ोर से, अपनी बंदूक के ज़ोर से, पूरी फोर्स को इस्तेमाल करने के बावजूद जो लोग नहीं टूटते थे उनको नहीं तोड़ पाए। ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं उन्होंने रेजिलियंस की एक मिसाल कायम की है पाकिस्तान में, हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। आप यास्मीन राशिद साहिबा को देख लें, आप तैयबा राजा साहिबा को देख लें, आप आलिया हमजा साहिबा को देख लें, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, उन्होंने क्या कहा था। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने कहा था कि मैं इमरान खान की कमज़ोरी नहीं बनूंगी, मैं इमरान खान की ताकत बनूंगी। और उन्होंने अपना वादा या अपना दावा सच साबित करके दिखाया। आप सनम जावेद को और फलक जावेद को देख लें, क्या ये खवातीन, इनको तोड़ा जा सका। आप वो भुट्टा साहिबा को देख लें, उनको तोड़ा